हेलो पीपल, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ये सेकंड सेशन है कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोलन कमेटी, यूनाइटेड किंगडम ने एक कमेटी सेटअप किया था। उन्होंने कहा था कि सिविल सर्वेंट को, एक पब्लिक सर्वेंट को कैसे क्वालिटीज़ होना चाहिए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर सीरीज में भी किया हुआ है। तो क्विक ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। तो सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट पे ज़्यादा डिसीजंस लेना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब एक फाइनेंशियल और कोई भी ऑब्लिगेशन किसी के पार्टी के थ्रू नहीं होना चाहिए। आपको सबसे दूर रहना चाहिए। आपको सिर्फ आपके परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय लॉ अबाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स पे ही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी कुछ नहीं। आप जब पब्लिक अपॉइंटमेंट्स करते हो किसी चीज़, कोई नॉमिनेटेड पोस्ट के लिए या फिर कुछ भर्ती करते हो, कुछ रिक्रूटमेंट रूल या फिर अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिविटी मतलब मेरिट के बेस्ड पे होना चाहिए। किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं, सारे कुछ फेयरनेस के प्ले पे होना चाहिए। जस्टिस अप्रोच। अकाउंटेबिलिटी होता है। अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं मतलब जैसे कि आपको एक्सटर्नल स्क्रूटनी जब भी आएगी, मतलब कोई आके आपके एक्शन पे पूछेगा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को जहाँ पे आपकी वाइफ ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे रखे हैं, तो आपने उस कंपनी को कैसे दे दिया, तो आप अकाउंटेबल हो। इसीलिए आप पब्लिक लाइफ में बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा। और ओपननेस ये भी है कि डिसीजंस और एक्शंस ऐसे लेना चाहिए जहाँ पे इट्स शुड बी ओपन, ऑनेस्टी के साथ काम करें और लीडरशिप स्किल्स को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करते रहेगा। तो एक पब्लिक सर्वेंट को क्या क्या होनी चाहिए? एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टू वीकर सेक्शंस। उनकी एक एप्टीट्यूड होनी चाहिए। हर हिस्से का स्किल आपको अपनाना चाहिए। स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब देखिए केरला का फ्लड केस आ गया, आपको कुछ भी पता नहीं पानी के बारे में या फिर कुछ नॉलेज है, कुछ टेक्निकल नॉलेज होगा तो अच्छा रहेगा कि आपको पानी डाइवर्ट करने का कुछ आइडिया आ गया, कुछ ऐसे कुछ भी हो तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्रीवियसली, ताकि उस सिचुएशन में आप हैंडल अच्छे से कर सकते हो। मानिए कि लीगल एनफोर्समेंट लॉस पे कहीं पे आपको कुछ आइडिया है तो जब भी क्राइसिस आएगा आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। और फिर आते हैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। पावर को बिल्कुल अब्यूज़ मत करिएगा। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशनल वैल्यूज़ है जो कि एनोनिमिटी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड, लीडरशिप, इन सब के बारे में आप आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अरिस्टोटल ने कुछ दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में कि सिविल सर्वेंट्स को कैसे वैल्यूज होना चाहिए। उसी को कहते हैं 4 कार्डिनल वर्च्यूज। एक है प्रूडेंस मतलब आप जब जजमेंट्स कर लेते हो तो सेंसिबल और विजडम के साथ ले लिएगा। एक बेवकूफ़ी से नहीं ले लोगे या फिर किसी पॉलिटिकल रेजिम को ध्यान में रखते हुए नहीं लेते हो। आपको जजमेंट्स लेना है रैशनल थिंकिंग, आपके खुद के रैशनल थिंकिंग और इथिकल थिंकिंग के बारे में। करेज से लो, एक अपोज करो। कोई भी ऐसा कोई लैंड माफिया हो रहा है या फिर करप्शन हो रही है, कहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है गलत हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए। टेम्परेंस बिल्कुल दिखाओ कि रेसिस्ट एंगर, आप एंगर मैनेजमेंट कीजिए। आप राइट्स के सिचुएशन पे डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, वहाँ पे आपके ड्यूटी हो रही है और फिर आप चिल्ला रहे हो लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, ऐसे तो नहीं चलेगा। दैट इज़ व्हाट टेम्परेंस, एबिलिटी टू कंट्रोल योर एंगर। देन जस्टिस क्या है? फेयर डील है, सबको बराबर देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज वहाँ पे राइट्स के सिचुएशन पे आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को कम्युनिटी वहाँ पे जहाँ पे आ रखे हैं उन सबको लाठीचार्ज कर दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच भी नहीं पाया जाता है, बल्कि नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज में, कहीं पे भी, क्योंकि टेलर मेड अप्रोच है ये पूरा सब कुछ जो भी करोगे। जहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ करना चाहिए। जैसे एक ट्राइबल विलेजेस में जाके पीएम उज्ज्वला स्कीम वहाँ पे सक्सेसफुल होगा, आपको लगता है सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनकी कंडीशन अलग है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, उनकी फूड हैबिट्स अलग है। तो उनके हिसाब से आपको पॉलिसी डिसाइड करना होगा। इसीलिए एक एक कम्युनिटी को अलग अलग मिनिस्ट्रीज ले रखे हैं। एक ट्राइबल मिनिस्ट्री भी है, एक पंचायत डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। क्यों है? क्योंकि हर एक जोन का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अलग हैबिट्स है, अलग कस्टम्स है। उनको एक अच्छे से दिशा देने के लिए, पॉलिसी मॉनिटरिंग के लिए हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज रखे थे। इसीलिए वन साइज फिट्स अप्रोच इज़ नॉट वैलिड। अब अरिस्टोटल ने ये भी कहा था कि एक सिविल सर्वेंट को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। हर मुश्किलों को सामने करने के लिए आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक मतलब ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए आपके अंदर, करेज भी रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी नहीं कुछ और कुछ नहीं है, इट इज़ फेयर प्ले मतलब सबको बराबर देखोगे। जैसे जस्टिस अप्रोच ने कहा था कि आप उनको जो भी कर रहे हो मतलब उनके ऊपर
अगर आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हो तो सबके ऊपर फेवरेटिज्म दिखाओ। ऐसा नहीं कि सब एक ही बंदे को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, नहीं, तो फेवरेटिज्म सबको नहीं दिखाओगे, तब क्या होगा, मेरिट के ऊपर ही दिखाओगे। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टेनेंट्स हैं कि उनको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फंक्शनल एरियाज़ पे। अगर मान लीजिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब कोई बीए इंग्लिश का पर्सन हेडिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनको क्या जानकारी है उनके बारे में, कुछ स्पेशलाइजेशन तो भी चाहिए उनके। और लीडरशिप स्किल्स को हाई होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिवली सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर करोगे। लिजनर भी होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स को पीपल को कन्विंस करो कि आप आके आपका नाम नमोद कीजिए, तभी तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। एक कैपेसिटी होना चाहिए रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके एक अच्छा सा पॉलिसी निभाने के लिए। और फिर अथॉरिटी और प्रिविलेजेस को अपने लिए मत कभी यूज़ नहीं करिएगा, सब कुछ लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी और पब्लिक इंटरेस्ट के थ्रू ही यूज़ करोगे। तो आपका 4 जोन में आपका वर्किंग स्टाइल होगा। एक तो मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क्स क्या है, सारे डिपार्टमेंट्स को आप इकट्ठे इंश्योर करोगे, मैनेज करोगे। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड सिटीजन एंगेजमेंट, पॉलिसी एडवाइस एंड एनालिसिस एंड कमीशनिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये सारा कुछ तो आपके हाथ में है, आपको ये सारा कुछ करना चाहिए। अब आते हैं एक एक एक्चुअल फाउंडेशन वैल्यूज़ पे, अभी हम जंप कर रहे हैं। तो पहला होगा इंटीग्रिटी 3 टाइप्स के हैं, पहले जान लेते हैं ये और उसके बाद जानते हैं कि इंटीग्रिटी होती क्या है। इंटीग्रिटी मतलब आप कुछ कह रहे हो, शपथ लेते हो, जैसे पॉलिटिकल क्लासेस बताते हैं मैनिफेस्टो में कि हम पावर में आ जाएंगे तो ये करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, आप जो कहते हो इलेक्शन मैनिफेस्टो में, पावर में आने के बाद आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था जनों को। ऐसे ही सिविल सर्विसेज वाले को भी इंटीग्रिटी है कि आप फेयर प्ले करोगे, आप सबको एक ही नज़रों से देखोगे, आप किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर काम नहीं करोगे, यही होती है इंटीग्रिटी। और मैंने पहले ही सेशन में, वैल्यूज़ के सेशन में, मैंने आपको बताया कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी का डिफरेंस क्या है, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो वो सीरीज़ भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो अभी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या है, सेम पैरामीटर्स पे सब लोगों को इवैल्यूएट करना। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी क्या है, फेयर, ऑनेस्ट, लीगली कंफर्म करें प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी क्या है, एक ऐसे बिहेवियर को आप प्रमोट करेंगे जहाँ पे आप एक चीज़ों के लिए स्टैंड करोगे। स्टैंड किसके लिए करोगे, आप एजुकेशन का जोन में काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करने का स्टैंड करोगे, उस चीज़ों के लिए फाइट करोगे, उस चीज़ों में इम्प्रूव करने के लिए हर रोज़ दिन रात काम करेंगे। और पर्पस क्या है आपका एजुकेशन का, लिटरेसी रेट बढ़ाना उस डिस्ट्रिक्ट में। और आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एक आइडेंटिटी लेके आओगे ताकि लोगों पे जाके आप इन्फ्लुएंस करो उनके डिसीजंस को और उनको कन्विंस करो कि उनके बच्चे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहुंचाएं। और सेल्फ इंटीग्रेशन, आप भी तो खुद एक इंस्टीट्यूशन में हो, एक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में हो, तो आपको भी ऐसे ही वैल्यूज़ दिखाना चाहिए ताकि वो लोग भी इन्फ्लुएंस होके कुछ अच्छे से एक गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट हो जाए। तो मिशन एंड वैल्यूज़ इंटीग्रिटी में क्या होता है, एक तो पहले इंसेंटिव और इग्नोरेंस। जैसे इग्नोरेंस, जब आप एजुकेशन और ट्रेनिंग और वैल्यूज़ भरोगे उस सिविल सर्वेंट के अंदर, अगर उनके पास इग्नोरेंस है, उनको पता भी नहीं है, पर बाहर एक्शन कैसे आएगा, अच्छा सा ही आएगा। ग्रीन इसीलिए दिखाया है बिकॉज एक्शन अच्छा सा होगा जब आप इंटीग्रिटी फॉलो करते हो। इंटीग्रिटी कुछ नहीं है, एथिकल बिहेवियर है ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरलिटी प्रिंसिपल्स हाई प्रायोरिटी में देते हो और एथिक्स और इंटीग्रिटी दोनों ही बराबर यूज़ कर दिया जाएगा। एथिकल पर्सन हो मतलब आपके पास इंटीग्रिटी ऑलरेडी इम्बाइब्ड है। तो इंटीग्रिटी वही है कि हर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हम इंटीग्रिटी को बता दिया जाता है कि किसने कहाँ तक परफॉर्मेंस दिया हुआ है हर साल, और कहाँ किसी का केस में नाम रजिस्टर्ड है या फिर कोई लैंड माफिया में केस है या फिर करप्शन ले रखी है। तो ये सारा कुछ एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में दिया जाता है। तो यूटिलिटी, इंटीग्रिटी का यूसेज क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों होना चाहिए, एक पब्लिक सर्वेंट क्यों इंटीग्रिटी पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल पोजीशन उनको यूज़ नहीं करना चाहिए अपने प्राइवेट पर्पसेस के लिए। लॉ और जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन को अच्छे से हैंडल करना चाहिए। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड करने से टाइम पे आपने लीक कर दिया इन्फॉर्मेशन। एक आपकी ड्यूटी है और ऑब्लिगेशन है कि यूज़ रिसोर्सेज क्या है,
पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक टैक्स पे करती है आपके हाथ में आती है, और आपके हाथ में वो स्क्रूटिनिटी या फिर सब्जेक्टिविटी है कि आप कैसे उस रिसोर्सेज को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, फिर एक्सपेंडिचर कितना करोगे। फेयर होना चाहिए, सेंसिटिव, इफेक्टिव, और गिफ्ट्स और ब्राइबरी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं, अब तक हमने इंटीग्रिटी पढ़ लिया, अब आते हैं इम्पार्शियलिटी के बारे में। इम्पार्शियलिटी हम तो बचपन से देखते हैं कि टीचर पार्शियलिटी दिखाती है उन बच्चों पे जहाँ पे उनकी लैंग्वेजेस बात करती है, या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे सुनते हैं कि बॉस भी पार्शियलिटी दिखाती है महिलाओं के ऊपर। ऐसे कुछ इश्यूज हमने देखा ही है ना। तो इम्पार्शियलिटी का तो थोड़ा सा तो आइडिया सबको है। इसका मतलब यही है कि जस्टिस मतलब डिसीजन जब भी लेते हो बायस और प्रेजुडिस नहीं देखते हो, मेरिट्स केस देख के उसको इक्वली सर्व करते हो, मतलब सारे पीपल को एक ही जैसे देख के, बिना पार्शियलिटी तभी होगा जब आपको फ्यूचर में कुछ काम आएंगे, तभी तो पार्शियल हो जाते हो किसी लोगों के बारे में। इसीलिए आपको गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट के थ्रू आपको रिक्रूटमेंट, प्रोक्यूरमेंट, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये ऐसे सारे डिसीजंस मेरिट के अलोन बेस्ड में भी लेना है। मेजर डिसीजंस दीज आर, क्योंकि ये डिसीजंस ही रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने का मौका देती है। तो फेयर, जस्टिस, इक्वालिटी, इक्विटेबल एंड रिफ्लेक्टिंग द सिविल सर्विस कमिटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन इम्पार्शियलिटी। तो इम्पार्शियलिटी, इन पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी कैसे होना चाहिए, कोई भी हो पॉलिटिकल क्लास कैसे भी परस्यूएट करे कि वो माइनिंग हमें अलाउ कर दिया जाए या फिर कुछ एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाए, तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट के मेंबर हो। इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल परस्यूएशन से दबाव में आ जाओगे, आप डिज़र्व करते हो कॉन्फिडेंस ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ही साथ काम करना चाहिए वैसे भी। और आपके पॉलिटिकल एक्शंस को रिस्ट्रिक्शन जब भी होगा कि आप जहाँ पे पता चल रहा है कि आप थोड़ा सा अलाइन हो रहे हो पॉलिटिकल क्लास के थ्रू, देन आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। और पॉलिटिकल पार्टी के दौरान आपको काम नहीं करना चाहिए। आप उनके अंडर काम करते हो, भले ही आपके उनके पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तरफ से एक्ट करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये रूल्स और पॉलिसीज़ हैं, वैल्यूज़ एंड इमोशंस नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी इमोशनल बेसिस पे नहीं कर जाती है, ये सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जाती है, क्योंकि डिसीजंस और एडवाइस बेस्ड ऑन एविडेंस पे, क्योंकि मेरिट ऑफ द केस और एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस पे ही चलती है। इन्फॉर्मेशन और एडवाइस फ्रॉम द मिनिस्टर्स, एविडेंस बताओ, फैक्ट्स बताओ, ओपिनियंस बताओ, ओनली देन कुछ भी काम करोगे पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के थ्रू। कैसे, आप मेरिट्स ऑफ द केस देखेंगे, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस देखेंगे, और ऑप्शन ऑफ फैक्ट्स को देखेंगे। और फिर डोंट्स में क्या जाते हैं, डोंट्स ये है कि आप हर टाइम डिसीजंस को रिव्यू करें, ट्रांसपेरेंट डेटा रिलीज़ करें, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डेटा और स्टैटिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हो लोगों को पता होना चाहिए, और हर टाइम ट्रेनिंग, राइट टू बी हर्ड, ऑल दिस आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्टिविटी कल्टिवेट हो जाएगी आपके अंदर। अभी एम्पैथी पे आते हैं। एम्पैथी में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे हम कंपैशन सुनते हैं, सिंपैथी सुनते हैं, एम्पैथी सुनते हैं। तो उन तीनों में क्या डिफरेंस है कि एक तो है कि देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, यस। तो एम्पैथी ऐसा चीज़ है, देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में मैंने बता दिया कि सिंपैथी है कि आप आपके दूसरे का फीलिंग शेयर करते हो कि अच्छा आपके साथ इतना नुकसान है, अरे बहुत बड़ी दुख की बात है, बस इतना ही सिंपैथी है। अब जब एम्पैथी हो गए, जब एम्पैथी होगा तो आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा कि जैसे कि आपको कुछ करने का मन करेगा उनके लिए, या फिर आप बहुत ही इंटेंस इमोशन दिखाओगे। सिंपैथी बस ऊपर से कि आपके घर में ऐसे मौत हो गई किसी की, अरे बहुत बुरा हो गया आपके साथ, या फिर चोरी होगी, बहुत बुरा हो गया, ऐसे मानते हो। पर एम्पैथी है और स्ट्रॉन्गर, ऐसे ऊपर बात नहीं करोगे, आपको कुछ करने का मन करता है क्योंकि आप ऐसे फील करते हो जैसे कि आपके साथ भी वो कुछ हो रहा है। अब कंपैशन दूसरी अलग चीज़ है, जहाँ पे आपको प्रेडिक्शन इतनी अच्छी से पता चल जाती है जब भी कंपैशन होता है ना। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी को कंपैशन है चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, एनजीओ मूवमेंट स्टार्ट किया, देन चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्टॉप किया, चाइल्ड लेबर को घटाने की कोशिश की। तो वैसे करते हैं कंपैशन के लोग, वैसे वाले बिहेवियर दिखाते हैं।
ठीक है जी। तो अभी आते हैं कि कॉग्निटिव और इफेक्टिव एम्पैथी। 2 टाइप्स ऑफ एम्पैथीज आर देयर। एक तो है कॉग्निटिव और इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या है, आप जब इमोशंस को निकालते हो। कॉग्निटिव एम्पैथी क्या है, आपके ब्रेन में जो थॉट प्रोसेस चल रही है और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप एम्पैथी दिखाते हो। सो एक ब्यूरोक्रेट को ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके खुद दिमाग से भी सोचो और थोड़ा सा इमोशन कॉम्पोनेंट भी जताओ इसके ऊपर। और फिर अभी एम्पैथी को कैसे कैसे डिस्प्ले करें। आप इंटेलिजेंट होना चाहिए आपको, वो इंटेलिजेंस नहीं जो कि आपको एग्ज़ाम पास करवाए, वैसे 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक कर दिया हो गया, नहीं, वो इंटेलिजेंस नहीं। इंटेलिजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ राइट एंड गुड। आप एक और लिसनिंग स्किल्स भी बहुत होना चाहिए, इमेजिनेशन, क्योंकि आप जब एम्पथाइज करते हो क्या करते हो, उनके सिचुएशन में आप खुद रखते हो और सोचते हो कि आपको कितना इफेक्ट हुआ होगा। तो इसीलिए आप इमेजिनेटिव होना चाहिए। और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, और फिर पॉजिटिव रिगार्ड टू एन इंडिविजुअल। उनको भी ऐसे ही व्यक्ति देखो जहाँ पे इक्वल लेवल पे आपके लेवल पे है और उनके साथ भी बुरा हुआ है। अंडरस्टैंड करो उनके नॉन वर्बल क्लूज, मतलब आप रोते हैं या फिर डिप्रेस लगते हैं, सैड लगते हैं, उनकी बिहेवियर के थ्रू आपको समझना चाहिए। अब गवर्नेंस में कैसे उपयोग होता है, एक गवर्नेंस में यही है कि बहुत सारे डाइवर्सिटी है, इतने सारे पीपल हैं, इतने सारे माइनॉरिटीज़ हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स भी हैं, तो आपको ओपननेस, एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है इस एरिया में। और एनवायरनमेंट चेंज होती जा रही है, मॉडर्निटी लेके आ रही है, तो आपको एम्पैथी जब होगी तभी आप ऐसे चेंजेस इन एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हो और एन्जॉयबल भी होगा, प्रोडक्टिव भी होगा। और लिसनिंग स्किल तो बहुत हाई होनी चाहिए एक ऑफिसर के दौरान। और एक एम्पैथी की वजह से आपका क्या इंप्रूव होगा पता है, इंटरग्रुप इंटरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक दो लोगों के बीच में जब आर्ग्यूमेंट होती है, वो एक जगह पे नहीं पहुंच पाते, वो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक दोनों का ओपिनियंस अलग है। और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए आपके पास एम्पैथी होना चाहिए। अगर आप एम्पैथाइज करते हो दूसरे बंदे के साथ, आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ोगे ही नहीं, आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं और आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। आप यही होते हो कि कंफर्म कर लो उनके आइडियोलॉजी से, बस ख़त्म। यही नहीं है कि आप इस लेवल तक चले जाओ कि डिसएग्रीमेंट विल इवन आपके पर्सनल लेवल को भी, पर्सनल रिलेशन को भी स्पॉइल कर देगा। आप इमोशनली कंट्रोल भी हो जाते हो, सोशल अवेयरनेस बढ़ जाएगा। आप एक इनोवेशन लेके आ सकते हो जब भी एम्पैथी होगा। जैसे मैंने प्रीवियस सेशंस में भी कहा था इमोशनल इंटेलिजेंस सेशन में कि एक स्कूल हेडमास्टर ने ऑटो सर्विसेज शुरू करके स्कूल का अटेंडेंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उनको इनोवेशन आगे when he had empathy towards the school children। उनको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उनका रोड्स अच्छा नहीं था, उनका रोड सिस्टम अच्छा नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने यही सोचा कि अगर मैं ऑटो सर्विसेज हायर करूँगा स्कूल और होम्स के बीच में, वो स्टूडेंट का टर्न आउट रेशियो विल बी मोर। तो ऐसे ही कहते हैं, इसीलिए एम्पैथी इन गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ ब्यूरोक्रेट ये इंपॉर्टेंट है ताकि पर्सनल ट्रस्ट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें। आपको फेयर, जस्ट, इक्विटेबल, पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी पर ये देखिए, ऐसा नहीं कि हर कुछ आप कोई भी मिनिस्टर के खिलाफ चलोगे, हर कुछ उनके रेसिस्टेंट पे भी चलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके कॉन्फिडेंस को रिटेन करते हुए ही आपको उनके साथ काम करके चलना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर मिनिस्टर ऑल्सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप हर टाइम आपके और सिटीजन के ऊपर रिलेशन का सोचते हो तो आपका मिनिस्टर के साथ खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं, आप मीडिएटर हो। मीडिएटर मतलब मॉडरेटर कैसा होता है, दोनों एंड से बराबर होती है। अब डोंट्स क्या है, फेवरिज्म और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑफिशियल रिसोर्सेज पार्टी पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर आप पॉलिटिकल क्लाइमेट को फेवरिंग मत दिखाओ, पर एक स्टेबल रेस्पॉन्सिव मैनेजमेंट सिस्टम दिखाओ। यही है कि सिविल सर्विसेज को इंसुलेट करना है, मतलब दूर रखना है पॉलिटिसाइजेशन से ऊपर। अभी नॉन पार्टिजनशिप पे आते हैं। नॉन पार्टिजनशिप इज़ नथिंग बट न्यूट्रलिटी का ही एक हिस्सा है, बट ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है कि एक पार्टी को या फिर एक ग्रुप को आप अलाइन नहीं करोगे। आप बिना फियर का और डर के आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स है, टैलेंट है, एप्टीट्यूड है, उनकी तरफ चले जाओगे। तो यही है नॉन पार्टिसनशिप। ये बहुत ही सिंपल है बट येट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन वैल्यू है। आजकल के ज़माने में देखोगे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी ऊपर के लेवल पहुँच जाते हैं, वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए हायर लेवल पोजीशन, सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट होती है। तो
इसी वजह से हमें नॉन पार्टिजनशिप को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना होगा। तो ये बराबर सारे इम्पॉर्टेंट की फाउंडेशन वैल्यूज़ मैंने कवर कर दिया इसमें, न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस। ये बचा हुआ है, ये अगले सेशन में देख लेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन है कि वाई शुड इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप शुड बी कंसिडर्ड एज फाउंडेशनल वैल्यूज इन पब्लिक सर्विसेज इन प्रेजेंट डे सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बताइएगा। ये 2016 का क्वेश्चन था। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे शुरू कर सकते हैं जैसे कि इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिजनशिप का डेफिनेशन पहले बता दीजिए कि दोनों का यही उद्देश्य है कि मेरिट्स ऑफ द केस के थ्रू इक्वली सारे गवर्नमेंट्स के अंडर आपको काम करना चाहिए, किसी को फेवर करना नहीं चाहिए। और आप एक डिफेंस सिस्टम, ये सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि आपको कोई भी इन्फ्लुएंस करना चाहो, पैट्रोनेज करने का मन कर रहा है या फिर करप्शन करने का मन कर रहा है, नेपोटिज्म दिखाने का मन कर रहा है, फिर भी आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैंड को लॉयल्टी दिखानी है। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट आजकल के ज़माने में ये भी लिखना चाहिए आंसर में कि आजकल के ज़माने में तो ये तो बहुत दूर की बात है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है ही नहीं। बिकॉज न्यूट्रलिटी होगा तो कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, सिस्टम में रिफॉर्म्स ही नहीं है, तब तो न्यूट्रलिटी ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए लास्टली लिख लीजिए कोई एग्जाम्पल के थ्रू दुर्गा शक्ति नागपाल लिख सकते हैं या फिर अनुपमा लिख सकते हैं जिन्होंने केरला चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ही केस दर्ज करवाया। तो ये ऐसे सारे एग्जाम्पल्स लिख के, ये बेसिक मैं बता रही हूँ ना आपको कि ऐसे सारे एग्जाम्पल्स आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो ना, एक तो ऐसे इश्यू आएंगे जहाँ पे किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए या फिर कुछ तो किया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू। यही होती है आंसर राइटिंग। तो आज कोशिश यही जारी रहेगी कि आपको वो आंसर राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाए अलॉन्ग विथ सब्जेक्ट नॉलेज। तो दिस इज़ इट। ये कुछ फाउंडेशन वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी सारे फाउंडेशन वैल्यूज़ जैसे न्यूट्रलिटी है, एनोनिमिटी है, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, टॉलरेंस, ये सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। तब तक जय हिंद, खुश रहिए।